हाँ स्टूडेंट्स, आगे हम चर्चा करेंगे जल जीवन का चित्रण। तो इस युग में जहाँ एक ओर प्राचीनता और नवीनता का समन्वय हुआ, वहीं जन जीवन का चित्रण भी हुआ। रीतिकालीन काव्य राज्याश्रय में पला हुआ था और जनजीवन से उसका नाता नहीं। इस युग की कविता जन जीवन के साथ चली, यथार्थ की कविता है, जमीन से संबंधित कविता है। इस युग में जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उससे कवि अनजान नहीं थे। ये कविता केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य है। इसमें सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, अमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए शिक्षित वर्ग पर व्यंग, पुलिस कर्मचारियों की लूट खसोट का वर्णन, अदालतों में प्रचलित अनीति, देश की अन्य सामान्य दुर्दशा, अकाल महामारी का प्रकोप, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण तथा नानाविधि के समसामयिक प्रश्न जन जीवन को प्रेरित करने और जागृत करने का प्रयास भी इस युग में शामिल है। कविता में यथार्थ चित्रण के साथ साथ प्राचीन संस्कृति के गौरवगान की परंपरा लगातार चलती है। अगला है प्रकृति चित्रण की पद्धति। इस युग में प्रकृति चित्रण की परंपरा मुक्त रही। ये लोग नर प्रकृति के वर्णन में अधिक रमे, बाह्य प्रकृति के वर्णन में कम। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति के वर्णन की जिस शैली का श्री गणेश किया, उस युग में कई काव्य में नहीं देखा गया। प्रकृति वर्णन में संवेदनशीलता का अभाव है और नागरिकता की बहुत है। और अगली प्रवृत्ति है इस युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति। इस काल के कवियों ने सामयिक विषयों पर फुटकर कविताएं लिखी, जिसमें विचार और अनुभूति की ज़्यादा गहनता नहीं है, पर कहीं कहीं तुकबंदी का प्रयास दृष्टिगोचर होता है, जिसे कविता की कोटि में नहीं रखा। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध लिखे और दूसरे कवियों ने बहुत सी ऐसी उपदेशात्मक और सुधारात्मक कविता लिखी जिन्हें केवल मात्र इतिवृत्त, जो कि द्विवेदी काल में अधिक वृद्धि को प्राप्त हुई, जिनकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म। कविता की भाषा इस युग में ब्रज भाषा का व्यवहार हुआ और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का विकास हुआ। इस काल की भाषा संबंधी महान विवाद खड़ा हो गया, जिसमें अंत में निर्णय जो है द्विवेदी युग में हुआ, जब खड़ी बोली में कविताओं की रचना की जाने लगी। छंद इस युग में परंपरा में चले आ रहे थे। छप्पे, रोला, सवैया, कवित्व छंदों के अतिरिक्त लोक प्रचलित छंद, लावनी, कजली आदि का प्रयोग भी हुआ। कुछ कवियों ने संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग भी किया, किंतु इस क्षेत्र में इस काल के कोई स्वतंत्र नवीन प्रयास नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, एक बात अवश्य है कि उस समय की कविता में नवीन छंदों का अभाव खटकता है। साहित्यिक मूल्य। भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे, प्रधानतः देशप्रेमी, पत्रकार, प्रचारक अधिक थे, कवि साहित्यकार कम थे। विचारों में अनुभूति की गहनता कम थी। यही कारण है कि कलात्मक अभिव्यक्ति का इस युग की कविता में अभाव था। भारतेंदु की कविता का महत्व जीवन और साहित्य के अनुशीलन की दृष्टि से इन कवियों ने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण निर्वाह किया है। इन्होंने तत्कालीन जीवन में डूबकर अपने कटु अनुभवों और सत्यों का निर्भीकतापूर्वक वर्णन किया। इस काल की कविता जीवन के निकट संबंध, इस काल की कविता ने जीवन से निकट संबंध स्थापित
किया, यही इसकी विशेषता है। और अब हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग की कविता की, जो उसमें जो विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, वो विशेषताएं यदि हम कहें तो द्विवेदी युग में जो जितनी भी प्रवृत्तियां भारतेंद्र युग की थी नवीन, उनका परिष्कार तो हुआ ही, साथ में उनका विकास द्विवेदी युग में दिखाई देता है। मैंने जैसे पहले कहा पहले वीडियो में कि उससे पहले जो है भाषा का परिष्कार, उसका परिमार्जन और उसका व्याकरण सम्मत करना, ये द्विवेदी युग ने बहुत बड़ी उपलब्धि है द्विवेदी युग की। और उन्होंने उनके प्रयासों से तथा उस युग के लेखकों के प्रयासों से खड़ी बोली आज काव्य की भाषा आज के रूप में जो हमें दिखाई देती है, वो उन्हीं का अथक प्रयास था जो खड़ी बोली काव्य की भाषा बन पाई। इस युग में भारतेंद्र युग की कविता ने एक अलग मोड़ ले लिया और इस युग में जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो और अधिक तेज हो गई, देशभक्ति की भावना और अधिक तेज हो गई, कथा साहित्य में, उपन्यास साहित्य में और अधिक प्रौढ़ता आई। नाटक लिखे गए पर ज़्यादातर अनुदित नाटक लिखे, कहानियों का भी खूब अनुवाद हुआ, पाश्चात्य कहानियों का, बंगला कहानियों का अनुवाद हुआ। पत्रिका का मैंने पहले ही बताया कि सरस्वती पत्रिका का संपादन इस युग की विशेष घटना है, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ और हिंदी साहित्य की नवीन परंपरा का तेज परिमार्जन और विकास हुआ। कथा साहित्य में प्रौढ़ता आई। 25 वर्षों की इस छोटी सी अवधि में आश्चर्यजनक साहित्यिक अनेक रूपता आई। इनकी कलागत जो प्रवृत्तियां हैं और भावगत जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी चर्चा हम इस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले विशेषता इसमें दिखाई देती है देशभक्ति की भावना। इस युग के कवियों ने देशभक्ति के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कुछ ना कुछ हर एक ने लिखा है। कुछ कविताएं तो छोटी छोटी फुटकर कविताओं के रूप में है और कुछ जो है प्रबंध काव्यों के रूप में। प्रिय प्रवास, रामचरित उपन्यास, रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि, सत्यनारायण कवि का भ्रमरदूत हिंदी भाषा के गौरव ग्रंथ हैं। वहीं अतीत, देशभक्ति और अतीत की ज्वलंत विभूतियों के भव्य निदर्शन। वर्तमान स्थिति पर दया की भावना, दयनीयता, करुणा का समावेश है। अतीत के सहारे देश को समुन्नत करने की एक चेष्टा दिखाई देती है। किसी प्रकार की सांप्रदायिकता और संकीर्णता इस कविता में नहीं है। समूचा भारत इनकी कविता में प्रतिबिंबित हो उठा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो इस काल की देशभक्ति जो है वो बृहद स्तर पर उदात्त रूप में हमें दिखाई देती है और कहा जाए कि भारतेंदु काल की देशभक्ति से बहुत ऊपर उठ गई थी, बहुत मुखर हो उठी थी। उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, देशानुराग, सत्ता के प्रति विरोध आदि जो इसकी विशेषताएं हैं। कई प्रश्न उन्होंने उठाए, तात्विक प्रश्न उठाए, आधुनिक जीवन, व्यक्ति और समाज संबंधी गहरे तात्विक प्रश्नों के प्रति, राजनीतिक पराधीनता, साहित्यिक संघर्ष के प्रति सचेत करने में इस युग का बहुत बड़ा योगदान है। इस युग में धार्मिक कविता भी लिखी गई। भगवान के कोरे गुणगान ही नहीं है, आध्यात्मिकता और मानवता आदि के आदर्शों का भी उसमें समावेश किया गया। मानव के आदर्श के कारण कविता में पीड़ित, शोषित और दुर्बल दलित के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित हुई है। कवि का विश्वास है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव प्रेम से संभव है और दुखियों के आंसू, करुण विलाप में ईश्वर की प्राप्ति उन्हें संभव होने लगी।
कवि का ईश्वरीय प्रेम मानव प्रेम तथा विश्व प्रेम में बदल गया। इस काल के एक कवि हैं गोपाल शरण, लिखते हैं, जग की सेवा करना ही है बस सब सारों का सार, विश्व प्रेम बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। स्वस्थ दृष्टिकोण के द्वारा दुखियों के प्रति अन्याय और अवहेलना करने वाली सामंतीय सभ्यता को की इस काल के कवि ने कटु निंदा की है। ईश्वर की दिव्य शक्ति का अनुभव जन सेवा में हुआ। बौद्धिकता के कारण राम और कृष्ण का आदर्श मानव रूप में चित्रित किया गया। राम और कृष्ण केवल साकार रूप में न रहकर विश्वव्याप्त दृष्टिगोचर हुए। उपदेशात्मक और नैतिक कविताओं का प्रायः अभाव हो गया। जीवन जगत प्रकृति में व्याप्त ईश्वर के प्रति कवि की अभिव्यक्त भावनाओं में रहस्यात्मकता आ गई। इस संबंध में काफी सुंदर अन्योक्तियों का प्रणयन भी हुआ। इस काल की रहस्यात्मक प्रवृत्ति है, तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ लगी है, कैसे भीतर आऊं मैं। कवि की समस्त प्रकृति ईश्वर की खोज में व्यस्त दृष्टिगोचर होती। इस काल की कविता में रहस्यात्मक प्रवृत्ति जो है वही आगे चलकर प्रसाद युग में, छायावाद युग में वहाँ उसकी रहस्यात्मक प्रवृत्ति मिल गई। इस काल में उपदेशात्मकता को छोड़कर मानवतावाद को ग्रहण किया। यही इस युग की भक्ति की विशेषता है। दूसरी विशेषता है इस युग की सामाजिक कविता। इस युग में सामाजिक सुधारों का स्वर जो है कुछ ज्यादा ही मुखरित हो चुका। कवि की दृष्टि समाज के सभी अंगों पर नहीं गई। उन्होंने दृष्टि समाज के सभी पक्षों पर पड़ी और खंडनात्मकता के स्थान पर मंडनात्मकता और सद्भावना संग्रहित हो। उन्होंने विधवाओं के अत्यंत दीन चित्र प्रस्तुत किए। अछूतोद्धार, सामाजिक कुरीतियों, कुलीनता आदि पर कई कविताएं लिखी गईं। कर्मगत उच्चता को लेकर भी कविताएं लिखी गईं। स्त्री सुधार के लिए अधिकतर कवियों के द्वारा कुछ न कुछ जरूर लिखा गया। दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि पर भी रचनाएं लिखी गईं। स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया गया, विधवा विवाह का समर्थन किया गया। इस दिशा में मैथिलीशरण गुप्त का नाम उल्लेखनीय है। उन्हें सांस्कृतिक उन्नति अभीष्ट। भारत भारती में जहाँ एक ओर वर्तमान दशा पर आंसू बहाए हैं, वहाँ दूसरी ओर अतीत का गौरवगान करके हृदय प्रफुल्लित हो। इसी तरह से साकेत और यशोधरा में नारी के उदात्त रूपों का चित्रण हुआ है। उनकी कविता अछूतोद्धार, भारतीय किसान, समाज के पिछड़े हुए वर्गों, अन्य वर्गों के प्रति सहानुभूति पूर्ण वर्णन के साथ साथ प्रेम में सांप्रदायिकता एवं संकीर्णता की भावना का आरोप इन पर निराधार है। जातीय प्रेम इनमें नहीं है, ये विश्व प्रेम की इकाई है। ये मानसिक संकीर्णता नहीं थी, बल्कि उस युग की परिस्थिति से परवशता थी, दुर्बलता थी। द्विवेदी युग में द्विवेदी युग के प्रेम में उत्तरोत्तर व्यापकता आने लगी थी और आगे जाकर यही भावना विश्व प्रेम की भावना में परिणत हो गई। इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति। द्विवेदी युग की अधिकांश कविता श्रृंगार रस से मुक्त है। भारतेंदु काल में रीतिकालीन श्रृंगार परंपरा फिर जिस रूप में चलती रही, किंतु इस युग में के साथ साथ आर्य समाज तथा दूसरी संस्थाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की अश्लीलता, उच्छृंखलता के रूप को समझकर
कविता के क्षेत्र में उसका बहिष्कार कर दिया। कविता में इतिवृत्तात्मकता अर्थात मास्टर ऑफ द मैटर ऑफ द फैक्ट की प्रवृत्ति के फलस्वरूप लाक्षणिकता, चित्रमयता, भावना, वक्रता बहुत कम रहती। इस समय में दो शैलियां मुख्य रूप से प्रचलित थीं। एक तो बंगला की कोमल कांत कला, दूसरी मराठी की वर्णन प्रधान शैली। दूसरी इतिवृत्तात्मकता की शैली को इन्होंने अपनाया क्योंकि सभी के मन के अधिक अनुकूल थी, और इस शैली को अपनाने के कारण इस युग की कविता में सूक्ष्मता और नीरसता आ गई। आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए तो ये उपयुक्त थी, नैतिकता की प्रतिष्ठा के लिए तो ये उपयुक्त थी, पर काव्य में इससे नीरसता आती चली। प्रकृति चित्रण इस युग में प्रकृति चित्रण स्वतंत्र रूप से हुआ है। भारतीय हिंदुकालीन कविता में प्रकृति बंधी बंधाई परंपरा पर था, पर इस युग में कवि का मन प्रकृति की ओर अधिक है। श्रीधर पाठक, हरिओम गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। श्रीधर पाठक ने प्रकृति के बहुत ही संवेदनात्मक चित्र खींचे हैं। इसी तरह से हमें मैथिली शरण गुप्त की कविता में भी पंचवटी का जहाँ वो वर्णन करते हैं, वहाँ प्रकृति के बड़े सुंदर और संवेदनात्मक चित्र मिलते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की कविताएं हैं पथिक और स्वप्न में नदी, समुद्र आदि के बड़े भव्य दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। प्रकृति के प्रति उनका सच्चा प्रेम है। स्वतंत्र रूप से उसका चित्रण हुआ है, जो अभी तक हमारे साहित्य में नहीं हुआ था। अब तक की कविता में प्रकृति का ऐसा चित्रण नहीं हुआ था। अब स्वतंत्र रूप से प्रकृति एक विषय के रूप में चित्रित की जाने लगी। पुरानी परिपाटी को भी कहीं कहीं निभाया गया है, पर नवीन रूप भी हमें दिखाई देता है। कालानुसरण की क्षमता, युग की बदलती हुई भावनाओं को आत्मसात करने की शक्ति, कालक्रम के अनुसार उद्भूत काव्य रूपों और शैलियों को अपनाने की अपार शक्ति इस युग में है। द्विवेदी जी और गुप्त जी इस काल के बड़े ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्होंने छायावादी युग की विचारधारा, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग की विचारधारा काव्य रूपों, विभिन्न काव्य रूपों में अपने काव्य में सफल प्रयोग किया। हमारे विचार से द्विवेदी युग न्यूनाधिक रूप चरितार्थ होता है। वस्तुतः संकरण काल से गुजर रहा था और उसके प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा करना संभव भी नहीं था। आगे चलकर इसकी अधिक प्रगति हुई। बौद्धिकता की प्रधानता इस युग में का कवि और उसका काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति के बौद्धिकतावाद से अधिक प्रबल। हिंदू जागरण के लिए भारत के अतीत का गौरवगान करना, संस्कृति की उच्चता का प्रतिष्ठापन करना इन्हें अभीष्ट था। पर इसके बिना अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी सभ्यता के रंग में अंधवत बहने वाले भारतवासी के मन से हीनता की भावना का निराकरण असंभव था। इसीलिए इन्होंने भारतीय संस्कृति का और भारतीय अतीत का गौरवगान किया है। गुप्त जी के राम न होकर आदर्श मानव बने। हरिओम की राधा न होकर आदर्श प्रेमिका बनी और कृष्ण भी आदर्श समाज सुधारक बने। देश के हितैषियों के द्वारा देशोन्नति करना इन्हें अभीष्ट था। इसीलिए हिंदू जाति के भीतर ये भाव दृढ़ हो, अपनी सांस्कृतिक उच्चता का, अपनी सांस्कृतिक गर्व का, उन्हें अपनी निजी संस्कृति का गौरव का एहसास हो। इस कारण से इन्होंने जो निजी संस्कृति का गौरवगान किया है, उससे बुद्धिवाद आ गया है और फिर भी मानवों का अव्यवस्थाकारी तत्वों से बचाकर ये सुव्यवस्थित कविता रखना चाहते हैं। इसीलिए इसमें बुद्धिवाद की अधिकता
हो गई है। देश का अतीत के गौरवगान और संस्कृति। इस युग के कविता में, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि देश का गौरवगान करना इस युग के कवियों को अभीष्ट था। उन्होंने लोक सेवा, विश्व प्रेम, लोक रक्षा, कर्तव्य, त्याग, नेतृत्व, संगठन, उन्नयन आदि की अनेक भावनाएं मिलती। अतीत राम और कृष्ण की कथाओं में विविध नवीन तत्वों का समावेश करके उन्हें बुद्धि समेत व्याख्या प्रस्तुत की। कवि ने अतीत के गौरवगान का स्मरण कराकर वर्तमान के निर्माण का उत्साह बढ़ना चाहिए। कवि ने अतीत के दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान और समृद्धि का विशद गान किया है। वह पुकार उठा है, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है जिसके निवासी आर्य हैं, विद्या, कला, कौशल सभी, जो कि प्रथम आचार्य हैं रह गए। यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के वचन साक्षी हमारे हो रहे। इस तरह से इन्होंने हिंदुओं के जातीय अभिमान को जगाने के लिए अपनी संस्कृति का, अपने अतीत का गौरवगान किया है, जिससे वो एकजुट हों और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में सक्षम हो सके। नवीन एवं साधारण देश। खड़ी बोली का प्रचार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और काल के प्रवाह के साथ साथ कुछ नई भूमियां भी इस युग में दिखाई दी। उन्होंने देश दशा, सामाजिक सुधार, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश, त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता, पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग ऐसे पद्यबद्ध किए जिससे जन्मभूमि प्रेम, स्वजातीय गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण उनकी कविता में रखे गए। कहीं कहीं सुंदर व्यंग्योक्तियां भी मिलती हैं। इस काल के कवियों ने साधारण विषय लेकर बड़ी ही चुस्ती भरी भाषा का प्रयोग किया है। उनमें अनुभूति की गहराई का तो अभाव है, परंतु उस युग की आवश्यकता अनुसार वो निश्चय ही बड़े सफल हैं। अनुवाद का कार्य, इस कार्य में अनुवाद का कार्य बहुत अधिक था और अनुवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया। एक तो संस्कृत के काव्यों का अनुवाद, दूसरा बंगला से हिंदी में अनुवाद, तीसरा बहुत सी अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया। जैसे माइकेल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद वध और विनय विजयंगनी का सुंदर अनुवाद किया। नवीन सेन ने पलासी युद्ध का सुंदर अनुवाद किया। श्याम राम शरण गुप्त ने के कविताओं पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ तथा हर्मिट के एकांतवासी योगी ट्रैवलर का शांत पथिक डेजर्ट विलेज का उजड़ ग्राम के रूप में सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त शेक्सपियर, लॉन्गफेलो, बायरन, ग्रे की अनेक कविताओं का अनुवाद हुआ। साथ ही टॉलस्टॉय आदि की कहानियों का भी हिंदी में अनुवाद हुआ। बंगला के कथा साहित्य का भी हिंदी में अनुवाद चला। इस युग में ब्रजभाषा के समर्थकों को खड़ी बोली की काव्योक्ता के साथ साथ विविध छंदों की प्रभाव क्षमता पर संदेह था, पर इस काल के कवियों ने सभी शंकाओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया और उस समय खड़ी बोली के विविध छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। संस्कृत के वृत्तों का भी प्रयोग किया। हिंदी के मात्रिक छंदों और छायावादी कविता से प्रभावित तुकान और छंद मुक्त कविता भी लिखी। श्रीधर पाठक ने अनेक छंदों का प्रयोग किया है। लावनी और उर्दू के बहरों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओत, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रूप नारायण पांडे आदि ने संस्कृत शब्दों का भी स्तुत्य प्रयोग किया है। इस काल में भी ब्रजभाषा के सवैया आदि छंद भी प्रयुक्त होते रहे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस युग में 10 शतक ग्रंथ लिखा था। ब्रजभाषा में भाषा संस्कार, पहले भी जैसे कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस युग में भाषा संस्कार इस युग की महत्वपूर्ण घटना है और खड़ी बोली के आंदोलन के साथ साथ
खड़ी बोली के समर्थकों को इस युग में बड़ी सफलता मिली है। ब्रजभाषा को काव्य की भाषा से अपदस्थ करके गद्य और पद्य में खड़ी बोली का अवार प्रयोग किया गया और उसकी काव्योक्ता सिद्ध कर दी। उनके सहयोगी गुप्त और हरिओत जी ने इसे पूरा किया। खड़ी बोली की पदावली के परिष्कार के कार्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा, हमेशा उसे याद किया जा सकता। उन्होंने खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत रूप पर विशेष योगदान दिया। इस कविता में मुक्तक, गीतात्मकता, भाषा की लाक्षणिकता, रहस्यात्मकता और इन सब का मूल द्विवेदी युग की रचनाओं से संभव है, इसी युग से जोड़ा जाता है। इस तरह से यदि हम देखें तो इस युग की कविता अत्यंत ही प्रभावशाली बन पड़ी है, अत्यंत ही सक्षम बन पड़ी है और आगे आने वाले युगों को एक रास्ता दिखाने वाली बन पड़ी है। जो छायावाद में भाषा की प्रगति हुई, जो उसमें माधुर्य आया, जो उसमें लाक्षणिकता आई, वो शुरुआत में द्विवेदी जी के ही प्रयासों का फल था कि प्रारंभ खड़ी बोली का हुआ तो उसका परिमार्जन और परिष्कार का प्रयोग हो चुका था। अब उसमें मधुरता भरने की बात थी, तो आगामी छायावादी युग में उसमें पूर्ण मधुरता आ गई और भाषा का जितना विकास हो सका उतना विकास इस युग में। थैंक यू। कल छायावाद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।